नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं इजरायल और हमास के बीच जारी जंग की। भीषण जंग जारी है, 15वां दिन हो गया है। और अगर जिन लोगों की मौत हुई है, मासूमों की मौत हुई है, इजरायल में 1403 लोगों की मौत हुई, जबकि जो जख्मी हुए हैं उनकी संख्या 4629 है। गाजा में 4385 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, घायल हैं। वेस्ट बैंक तक भी ये लपटे पहुंच चुकी हैं। 81 मौत है और 1300 लोग जख्मी हो गए हैं। लेकिन अगर आपके सामने एक टाइमलाइन रखूं, 7 अक्टूबर को 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे हमास ने इजरायल पर। 8 अक्टूबर को जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन दुनिया भर के जानकार यह माने बैठे थे कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यह हफ्ते 10 दिन की बात है। लेकिन 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। 9 अक्टूबर को भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसेना का जंगी बेड़ा, जिसे युद्धपोत कहते हैं, वो तैनात कर दिया गया था। इजरायली वायुसेना ने 10 अक्टूबर को जवाबी बमबारी भी शुरू कर दी थी। फिर खेमेबाजी होने लगी। एक यहूदी क्रिश्चियन वर्ल्ड वो साथ आता दिखा, यानी कि पश्चिमी देश। और मध्य एशिया में और पश्चिमी एशिया में जो इस्लामिक मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क जो हैं, उनकी लामबंदी भी साफ होती दिखाई दी। लेकिन रूस और चीन वो चुपचाप बैठे हुए थे, बिल्कुल खामोश। हमास के हमले की कोई निंदा नहीं की रूस और चीन ने। फिर हमास ने बंधकों का एक वीडियो जारी किया 16 अक्टूबर को। इसे एक बड़ा पेंच माना जा रहा है। 200 से ज्यादा बंधक हैं, इजरायली बंधक हैं हमास के पास। और इसीलिए रोज बरोज आपको हर न्यूज चैनल पर यह बताया जाता है, आज जी जमीनी कार्रवाई शुरू होगी, आज हमला हो जाएगा, आज गाजा पट्टी में इजरायल घुस जाएगा। वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमास के पास 200 बंधक हैं। लेकिन 17 तारीख को, आज से 4 दिन पहले, दिल दहला देने वाली एक घटना भी हुई। एक अस्पताल पर हमला हुआ। रॉकेट, मिसाइल, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें। 500 लोग जो इलाज करवा रहे थे या इलाज कर रहे थे, उनकी मौत हो गई। इजराइल ने कहा हमने नहीं किया, हमास कह रहा है हमने नहीं किया, पर हमला हो गया। 500 लोगों की मौत भी हो गई। और इस बीच पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का इजरायल में आने का सिलसिला भी शुरू रहा। 13 अक्टूबर को लॉयड ऑस्टिन, जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, वो इजरायल पहुंचे थे। 16 को एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। 17 अक्टूबर को मार्शल सियोलाकू, प्रधानमंत्री हैं रोमानिया के, वो पहुंचे। 17 को ही ओलाफ सोल्ज, जो चांसलर हैं जर्मनी के, मतलब सबसे बड़े नेता, वो थे इजरायल में। 18 अक्टूबर को जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति, वहां पहुंचे। 19 अक्टूबर को ऋषि सुनक भी इजरायल में थे। और यहां पर क्या कहा गया, अब देखिए थोड़ी सी पोजीशन भी कैसे बदलती है। अमेरिका कह रहा है इजरायल को खुद की रक्षा का अधिकार है, लेकिन युद्ध के नियमों का उल्लंघन ना हो। साथ भी दिख रहे हैं, लेकिन युद्ध के नियमों का उल्लंघन ना हो। या दरअसल वो हमास को कह रहे हैं। ब्रिटेन ने खुलकर समर्थन किया। इजरायल कह रहा है हमास से संघर्ष दुनिया का सबसे खराब समय है। लेकिन दूसरी तरफ की बात करना भी जरूरी हो जाता है। कल युद्ध में रूस की एंट्री भी हो गई। ब्लैक सी में एटम बम से लेस लड़ाकू विमान, मिसाइलें हैं उस पर तैनात, वो खड़े कर दिए गए। इसे जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। शी जिनपिंग से व्लादिमीर पुतिन भी मिले। बिल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, जामा उसका पहनाया गया,
लेकिन दोनों देश मिले और रूस की तरफ से मिसाइलों से लैस विमान तैनात करना, क्या यहां पर संकेत और संदेश यह भी आ रहा है कि यह लंबा खिंच सकता है युद्ध? ईरान कह रहा है इजरायल को हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलिस्तीन कह रहा है इजरायल ने सारी हदें पार कर दी हैं। सऊदी अरब कह रहा है इजरायल का जघन्य अपराध है ये। और जॉर्डन कह रहा है इजरायल नरसंहार कर रहा है। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह भी सर उठा रहा है। यानी कि क्या रायता फैलता जा रहा है और इससे दुनिया भर में अस्थिरता का माहौल क्या और बढ़ता दिखेगा? तेल का खेल भी शुरू हो गया है क्या? मैं पहले दिन से यह सवाल पूछ रहा था, लेकिन इजरायल में तो तेल है नहीं, है हमास तो तेल देता नहीं कि नहीं, लंबा असर नहीं पड़ेगा। पर एक चीज पर गौर कीजिए, 7 अक्टूबर को यह युद्ध शुरू हुआ। 11 अक्टूबर का रेट बता रहा हूं तेल का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $85.82, मतलब $86 मान लीजिए मोटा मोटा। और एक हफ्ते के भीतर 18 अक्टूबर को यह दाम $91.5 तक पहुंच गया था। अब $91, $92, $93 की तरफ जा रहा है। यानी कि $6 से $7 प्रति बैरल कीमत बढ़ चुकी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और खास हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस आंकड़े को अगर मैं आपको समझाऊं और हमें हमारे हित साधने हैं, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट्स। और हमारे हित भाई तेल, 86% तेल हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और $1 प्रति बैरल दाम बढ़ने का असर हमारे आयात बिल पर 800 से $1,000 का पड़ता है। $1,000 आप समझ जाइए, 80 रुपए से ऊपर का डॉलर है, तो कितने महंगा हो जाएगा पेट्रोल। और इसका क्या नकारात्मक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। फेड भी, यानी कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, वो अभी ब्याज दरें कम करने को तैयार नहीं है। महंगाई की आशंका मुंह बाय खड़ी हुई है। आरबीआई भी फेड के इशारों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। थोड़ी काबू में आई है महंगाई, लेकिन सबसे बड़ा ड्राइवर ये कच्चा तेल ही हो जाता है। तो इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा क्या, ये भी चर्चा का विषय रहने वाला है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इजरायल हमास जंग कब होगा अंत? और शस्त्र बिगाड़ेंगे दुनिया का अर्थशास्त्र। ये लड़ाई क्या महंगी पड़ने वाली है दुनिया भर को। और खेमेबाजी अब क्या खुलकर हो गई है। रूस और चीन, वहां से जो संकेत मिल रहे हैं, अब वो लुका छिपी का खेल नहीं, खुलकर सामने आते दिख रहे हैं। और सामने आते दिख रहे हैं इजरायल के खिलाफ। चर्चा में मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो जुड़ चुके हैं। रामला में अभिषेक उपाध्याय हैं, तेल अवीव में आशीष कुमार सिंह और जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी अश्कलोन में मौजूद हैं। और 3 वरिष्ठ विश्लेषक, 2 देश के सबसे बड़े राजनयिक रह चुके हैं। विवेक काटजू साहब सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। एम्बेसडर दीपक वोरा, स्माइलिंग एज ऑलवेज, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच रिटायर्ड मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में आशीष, आप भारतीय उन पत्रकारों में, सबसे पहले पत्रकारों में से थे जो इजरायल पहुंचे थे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। तो आज की तारीख में अगर भारतीय दर्शकों को आप सेंस दें, जब आप वहां पहुंचे थे तब से आज तक हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, रायता और फैल रहा है, या सुधार की तरफ हम अब कुछ संकेत देखने लगे हैं, या एक ठहराव है, मालूम नहीं कल क्या होगा। ओके, संदीप जी, 2 हफ्ते एग्जैक्टली हो गए हैं और
पहले हफ्ते में 7 तारीख से लेके आप रफली समझिए 15-16 या फिर एक आध दिन आगे पीछे, पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा बिल्टअप हुआ। उसके बाद में फिर अचानक से एक जिसे कहते हैं ना कि स्थिरता आ गई है। उसके बाद में एक जो अल आइली अरब बाप्टिस्ट अस्पताल पर अटैक के बाद 3-4 दिन पहले फिर एक नया पीक आया और फिर पलड़ा थोड़ा सा पलटना चालू हुआ। तो ऐसे में अब तक 3 फेजेस देख चुके हैं पिछले 2 हफ्ते में। पहले बिल्टअप इजरायली फोर्सेस का रिटेलिएशन के लिए पीक पर गया हफ्ते में, फिर उसके बाद में एक स्थिरता सी आई, फिर थोड़ा पलड़ा जो है वो पलट गया अस्पताल पर अटैक के बाद। लेकिन अब फिर से वो ग्राफ अब बढ़ रहा है। इजरायली फोर्सेस अब पिछले 48 घंटों से उन्होंने एक रिन्यूड अटैक जिसे कहते हैं वो कर दिया है। लेकिन अब इतना आसान है नहीं। जिस तरह से बिल्टअप बताया जा रहा है, जिस तरह से टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और जो इन्फेंट्री है सब कुछ मूव कर दी गई है। गाज़ा पट्टी के ऑलमोस्ट आप एक तरफ समंदर एक तरफ इजिप्ट थे, बचे हुए 2 हिस्सों में पूरी तरह से घेराबंदी हो गई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अटैक वहीं से हो। अटैक हो सकता है, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होती है, और अटैक हो सकता है कि प्योरली समंदर की तरफ से हो, जहाँ पर अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े लगाए हैं। लेकिन क्योंकि आपने पूछा कि आज की डेट में स्टेटस क्या है, हमास की तरफ से जो रॉकेट्स दागे जाते थे वो अगर तुलना करें तो थोड़े से कम हुए हैं, 10-20 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक आप मान सकते हैं। जब से डिप्लोमेसी वाला फैक्टर, जब से ग्लोबल पॉलिटिक्स वाला फैक्टर जो कि पिछले 4 दिनों से एंट्री किया है, पहले ये प्योर मिलिट्री और अग्रेशन वाले फैक्टर्स और डोमेन्स में चल रहा था। और यही वजह है कि कल हमास ने 2 बंदूकों को छोड़ा भी। उन्हें पता है कि अगर इन्होंने ये वो स्ट्रेच कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो टेम्पो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी एक बिल्टअप हो रहा है, लेकिन ये किसी को पता नहीं। शायद मैं आपको कह दूँ आप दर्शकों को कि शायद इजरायली फोर्सेस को भी अभी तक का ये निर्णय नहीं लिया होगा उन्होंने कि कल जाना है, परसों जाना है या अगले हफ्ते जाना है। नहीं जाना ये ऑप्शन नहीं है, नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बिल्टअप और प्रेशर बन रहा है। लेकिन 3-4 स्पेसिफिक अड़चने हैं। एक तो बंधकों को लेकर, दूसरा जो विदेशी बंधक हैं विशेष तौर पर इजराइल के अलावा, उनके नेताओं का जब यहाँ पे आना सिलसिला शुरू हुआ, फ़ोन पर बातचीत हुई, तो फिर जाहिर सी बात है कि ग्लोबल प्रेशर नेतन्याहू पे और इजरायली सरकार पर है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि जाएंगे तो कैजुअलिटी इजरायली साइड भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसी वजह से, इन्हीं 3-4 फैक्टर्स की वजह से ये अग्रेशन अभी हमें कल होगा, परसों होगा, जो कि हफ्ते भर पहले ऐसा लग रहा था कि अगले कुछ घंटों में हो जाएगा, कुछ घंटों में हो वो अब बिल्टअप पिकअप है। लेकिन अब अभी एक तरह का ठहराव दिखाई दे रहा है। जगविंदर, आप जिस जगह मौजूद हैं अश्कलोन, ये वो इलाका है कि उत्तरी गाजा, और उत्तरी गाजा से 11 लाख वहां पर रहने वाले लोगों को दक्षिण में जाने के निर्देश, ये तो आदेश, फरमान, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, 10 दिन पहले दिया गया था। और वहां पर हमने बहुत आवाजाही देखी थी, टैंकों की और मिलिट्री गाड़ियों की, बख्तरबंद गाड़ियों की। वो सिलसिला अभी भी जारी है क्या? जैसा आशीष कह रहे थे, हफ्ते भर पहले तो ऐसे लग रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त इन्हें अंजाम दिया जा सकता है। आज वहां पर सिचुएशन कैसी है? देखिए, सिद्रौत से लेकर संदीप, जहां मैं अश्केलोन में खड़ा हूं, ये पूरा इलाका खाली है। यहाँ लोग नहीं रहते हैं, इक्का दुक्का रहते हैं। उनको होटलों में शिफ्ट कर दिया गया है, उनको शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उन सबको सेफ हाउसेज में, होटल्स के अंदर भी रात को बेसमेंट में रखा जाता है। तो ये सब इलाके खाली पड़े हैं। यहाँ सिर्फ आर्मी की मूवमेंट है या हम जैसे लोग हैं जो कि आपातकालीन अपनी सेवाएं देने के लिए होते हैं। दूसरी बात, जितना बड़ा बिल्डअप हुआ है, मैंने सारे बॉर्डर करीब से जाके देखे हैं, बिल्कुल करीब से जाके। रेज बॉर्डर हो, चाहे फरा क्रॉसिंग हो, चाहे वो किबुत्स बेरी वाला इलाका हो, एक एक चीज मैं खुद पिछले 8 दिन से कवर कर रहा हूं। वहां पर इतना ज्यादा, इरेज बॉर्डर पर इतने ज्यादा टैंक खड़े किए गए हैं। सीधी सी बात है कि इजराइल लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है, छोटी लड़ाई लड़ने के नहीं। 3 लेयर में अरेंजमेंट किए गए हैं कि कौन सा एडवांस्ड ग्रुप जाएगा, कौन सा उसके पीछे बैकअप देगा, और तीसरा, जो जितने भी आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया हैं उनमें बैकअप के तौर पर फोर्सेज रखी गई हैं। तो ये मान लीजिए आप कि इजराइल ग्राउंड से नहीं जाएगा, मुझे लगता अभी, क्योंकि खामखा क्यों कैजुअलिटी करनी है भाई। जो उसका काम यहां से बैठे बैठे आर्टिलरी फायर से हो रहा है, तो खामखा यूक्रेन में जैसे रशिया ने घुसने की कोशिश की, क्या नुकसान हुआ। इसी तरह अमेरिका ने यह भी समझाया होगा कि भैया हमने क्या हासिल कर लिया 20 साल अफगानिस्तान में लड़कर, और हमने इतने ही साल गवाए जो है वो इराक में क्या हासिल हो गया, ये गलती आप मत करना। तो मुझे ये लगता है कि
अभी टैंक्स और आर्टिलरी फायर से वो सारा काम हो रहा है। बेसिकली तो हमास के अड्डों को तबाह करना है, इसलिए वो काम तो यहां से कर ही रहे हैं। और अगर दूसरे देश आते हैं और इजराइल पे चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं हमास के आतंकी, तो उसके लिए इन्होंने अपना अरेंजमेंट पूरा कर लिया है। ये दो चीजें समझिए। तीसरी बात आपने कही कि हर चैनल कहता है कि ग्राउंड मूवमेंट होगा। मैं पिछले 4 दिन से कह रहा हूं कि मुझे लगता है ग्राउंड मूवमेंट नहीं होगा। क्यों खामखा अपने आदमी मरवाने हैं, जो 200 बंधक है वो भी मरवाने हैं, और क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन की डेंसिटी के हिसाब से बहुत घना चांदनी चौक टाइप इलाका है। तो आप वहां पर जाएंगे, कोई रोशनदान से फायर आएगा, कोई स्नाइपर मारेगा, कहीं माइन लगी होगी, कहीं टैंक उड़ेंगे, खामखा जुलूस निकल जाएगा इजराइल का। तो ये बात भी अमेरिका ने समझा दी होगी कि जो हमने झेला, जितने सैनिक हमने मरवाए, वो सब करने की जरूरत नहीं है। हमास को मारना है, लोगों को मारना नहीं है, एक एक आदमी को मारना नहीं है। आप हमास के अड्डे और नॉर्थ गाजा में जो तमाम इलाके हैं वहां बम मारिए। एक और चीज बताइए जगविंदर, क्योंकि आप इतनी जगह गए हैं और आपने जो ये चांदनी चौक का जिक्र कर दिया कि कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, 6000 के करीब लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वहां पर, और वहां पर सुरंगों का भी एक जाल बिछा हुआ है। वो सुरंगों का जो ये जाल है जिसका इस्तेमाल लगातार हमास करता रहता है, वो कितना बड़ा एक अपने आप में इस जंग में रणनीतिक हथियार है। देखिए, आप एक चीज समझिए, मैं मौसूल गया था जब आईएसआईएस को इराक से नाटो फोर्सेज में निकाल दिया था। उसके बाद मैंने उन सब टनल्स में जाके दौरा किया था। भाई, जब ग्राउंड पे एयर स्ट्राइक से या आर्टिलरी फायर से आप इतना नेस्तनाबूद कर देंगे तो उन सुरंगों को चाटेंगे, वो जहां रह ही नहीं पाएंगे। सो मैंने मौसूल में देखा था, सुरंगें वैसी ही रह गई थी, उनके अड्डे सारे तबाह हो गए थे। तो वही यहां पर है कि जमीन के ऊपर के अड्डे सारे तबाह कर दो, उनकी मूवमेंट ना होने दो। उन्होंने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल में तैयार किया है उसे तबाह कर दो, और अगर फिर दोबारा वो खड़ा करना होगा तो अगले 20 साल और लग जाएंगे। सो मुझे ये लगता है कि जो इराक का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस है, उसे देखते हुए जल्दबाजी नहीं करेंगे इजरायली फोर्सेज ग्राउंड मूवमेंट में, और खामखा कैजुअलिटी या होस्टेजेस को जो है वो नुकसान पहुंचाने का खतरा नहीं लेंगी मोल। ये जो सुरंगें हैं, ये जो नेटवर्क है, ये काफी हद तक तबाह हो भी चुका है, और ये तो बॉम्ब्स ने ये काम करना है ना, वो कर ही रहे हैं, बम गिर रहे हैं वहां पर। सो इसलिए वहां घुस के जाकर क्या गोली चलाने की जरूरत है, एक एक तलाशी लेने की तो क्या जरूरत अभी है? उसमें इजराइल अंदर घुसने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या ये जो तनाव है, ये संघर्ष और ये जंग अलग अलग ये शक्ल अख्तियार करता रहता है अपने अपने टाइम पर। अभिषेक उपाध्याय, क्या ये अब ये लंबा खिस्सा दिख रहा है? आप यूक्रेन में भी मौजूद थे, रूस यूक्रेन में जो हुआ कि भाई ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ये भी लंबा खिस्सा दिख रहा है क्या? संदीप, एक बात पे ध्यान देना होगा, इसका जो दायरा है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो बहुत ही जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही जिसके पीछे स्ट्रेटजी है उससे इसका दायरा बढ़ रहा है। मैं वेस्ट बैंक का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं वेस्ट बैंक के अलग अलग शहरों में हूँ। संदीप, रामल्ला होकर के आया हूँ, जिसे डिफेक्टो राजधानी कहा जाता है फिलिस्तीन की। मैं हिलहुल होकर के आया हूँ, हेब्रोन होकर के आया हूँ, और इन तमाम जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि इजरायली फोर्सेज जा रही हैं, वहाँ से गिरफ्तार कर रही हैं, वहाँ छापा मार रही हैं, वहाँ पर मौतें हो रही हैं। तो वो जिस तरह से वेस्ट बैंक एक्टिवेट हुआ है इस बीच में देख रहा हूँ, और वहाँ जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, जिस तरह से नॉर्दर्न फ्रंट में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारी जा रही है हिजबुल्लाह की ओर से, वहाँ पर भी मिलिट्री जोन बना दिया है रेजिडेंशियल एरिया के ठीक आगे इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने, और वहाँ पर भी लगातार उस फ्रंट पर फोर्स एक्टिवेट है। तो ये जो मल्टी डायमेंशन में देख रहा हूं कि आप वेस्ट बैंक में देख लीजिए, आप नॉर्दर्न फ्रंट में देख लीजिए, आप इस गाजा बॉर्डर पर देख लीजिए, और उसके अलावा जो लगातार एरियल अटैक चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी स्ट्रेटजी तैयार है संदीप। इस स्ट्रेटजी को हम इसे गेस नहीं कर सकते हैं। हम गेस इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जिन्होंने ये बनाया है और जो मैं देख करके अंदाजा लगा रहा हूं, उनको यहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का अंदाजा है, वो यहाँ की पुरानी लड़ाइयाँ देख चुके हैं, वो 1967 का 6 दिन का वार जीत चुके हैं। तो उनको मालूम है कि हमास की कमर तोड़ने के लिए एक फ्रंट ऑपरेशन नहीं हो सकता है, उसको मल्टी फ्रंट पे लाना होगा, और इसको हम जोड़ेंगे राफा क्रॉसिंग पे जो हो रहा है। आप सोचिए संदीप, 20 ट्रक आज जाके एंट्री कर पाए। सप्लाईज को जिस तरह से इजराइल ने प्रभावित कर रखा है, यहां से बिजली की सप्लाई काट दी है, यहां से राशन की सप्लाई काट दी है, दवाएं कुछ नहीं है, और सप्लाई काटने का मतलब यह है कि आप हमास को अंदर ही अंदर क्रिपल कर देंगे। राफा से जो मदद नहीं जा पा रही है, आपने बहुत अहम बात कही अभिषेक, बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। देखिए, मानवीय पहलू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोलैटरल डैमेज कहकर ये मिलिट्री के एक्सपर्ट्स उसको कोलैटरल डैमेज कहा और आगे निकल गए।
पर जो ये मानवीय पहलू है और जो संख्या है, 13,000 लोग गाजा में जख्मी हैं, 4,385 की मौत हो गई। अब ये इजिप्ट के रास्ते जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ भी रही है, वो 20 ट्रक आए हैं पहली खेप, आने चाहिए कम से कम 100। तो क्या उसके लिए रास्ता खुलता दिख रहा है, या ये वही बूंद बूंद टपकेगी ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर? संदीप, बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, कल मैंने देखा कि जो यूएन के महासचिव हैं वो राफा के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जिस तरह से वो अपील कर रहे थे कि राफा के अंदर जितनी हो सके उतनी मदद पहुंचे, और वो अपील ऐसा लग रहा था कि वो गुहार कर रहे हो इजराइल के सामने, यूएसए के सामने, कि ये ओपन इसको करवाया जाए। और उसमें इजिप्ट और इजराइल, देखिए अहम बात ये भी समझनी है कि इजिप्ट की भूमिका क्या है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इजिप्ट की भूमिका ये है कि उसके पास ऑलरेडी जो है शरणार्थियों की कतार है, वो भी नहीं चाह रहा है कि उसको खुले और वहां से शरणार्थी उसके पास आए। वहां जो मानवीय मदद जारी, उसमें इजराइल और इजिप्ट इन दोनों का रोल है उस क्रॉसिंग में। तो उस क्रॉसिंग से मदद कम जा रही है, और मदद के पीछे इजराइल की वजह यह कि सप्लाईज हमास के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। हमास की सप्लाई जितनी क्रिपल करेंगे उतनी हमास की कमर टूटेगी। तो ये कोलेटरल डैमेज हो रहा है संदीप, और मुझे लगता नहीं कि बड़ी संख्या मदद वहां से जा पाएगी, क्योंकि सवाल वही आएगा कि मदद किसके हाथों में जाएगी। और आप सोचिए, साउथ में राफा के पास खान यूनिस में भी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, वहां भी हमास के ऑपरेटिव छुपे, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जहां मदद जा रही है वहां तो हमास पर अटैक कर रहा है इजराइल। तो सीधा सा मतलब है कि मदद किसके हाथ में जाएगी, जो इजराइल का मानना है। तो ये जो लड़ाई है, इसका असर राफा क्रॉसिंग के पास के इलाकों में भी होगा। मुझे लगता नहीं कि मदद ज्यादा जा पाएगी, और इजराइल की स्ट्रेटजी एक ही लाइन की है, मल्टी फ्रंट पे मारना है, चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे नॉर्दर्न फ्रंट हो, चाहे ये मदद का रास्ता हो, जो कि हमास के हाथों में नहीं पड़ने देना है। और इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं इजराइल को, इजराइल अपनी स्ट्रेटजी पर ही चल रहा है। मतलब ये बहुआयामी जंग में तब्दील होती दिख रही है, इसको आसान भाषा में कह सकते हैं, रायता भी फैल रहा है। ऐसे में जनरल सिवाच, एक चीज मुझे समझाइए, ये सिर्फ अब बात इजराइल और हमास के बीच जंग की रह गई है? हिजबुल्लाह भी लेबनान में है, वहां पर भी अब कार्रवाई होती दिखाई दे रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम, क्या ब्लैक सी में रूस का किंजल मिसाइलों से लैस विमानों को तैनात करना? भाई, अमेरिका ने अपने युद्धपोत तो कर दिए थे 10 दिन पहले तैनात, इसे आप किस तरह से देखते हैं? एक वॉर स्ट्रेटेजिस्ट और एक ऐसे व्यक्ति, आपने कई युद्धों में हिस्सा लिया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? हाँ बिल्कुल। देखो संदीप, सच्चाई ये है कि जो अगर अभी आप इजराइल और हमास के बीच में देखें, तो इजराइल का जो बेसिक मेन एम है कि किसी तरीके से हमास के अंदर घुसने से पहले उसका रेजिस्टेंस को खत्म किया जाए। और बहुत अच्छी बात बोली गई कि अभी भी 200 से ज्यादा उसके हॉस्टेजेस हैं, उनकी वो सलामी चाहते हैं। मगर ये सच्चाई है कि अंत में इजराइल घुसेगा जरूर गाजा पट्टी पे, और वो एकदम पूरे रूट से हमास को खत्म करेगा। और यही नहीं, हिजबुल्लाह को भी वो कहीं ना कहीं टारगेट करेगा लेबनान में। अब बात आती है कि क्या ईरान इस लड़ाई के अंदर हो सकता है दाखिल? मुझे लगता नहीं कि ईरान कैसे करने की कोशिश तो करेगा, मगर अमेरिका ने अपने जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और मेडिटेरियन सी में लगा दिए हैं, कम से कम 25 के करीब शिप्स हैं, 15,000 से ज्यादा उसके जवान हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान इस लड़ाई के अंदर ईरान का सवाल नहीं पूछ रहा था कर पाएगा। जनरल सिवाच, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा था। एक मिनट सर, मैं रूस से संबंधित सवाल पूछा। ब्लैक सी में किंजल मिसाइलों से लैस विमानों की तैनाती के मायने क्या हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, मुझे लगता नहीं कि वो कोई डायरेक्ट इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रूस अपनी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, और उसको लगता है कि अगर ये लड़ाई चलती है जो हमास और इजराइल की चल रही है, तो पूरा का पूरा फोकस जो है यूरोपियन कंट्रीज का इस तरफ हो जाएगा, नेटो कंट्री का, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसको फायदे में। अगर उसने किंजाल मिसाइल लगाई है ब्लैक सी में, तो वो एक प्रकार के डर पैदा कर रहा है नेटो कंट्रीज को, अमेरिका को। मगर वो ये सोचे कि इस लड़ाई में कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि रूस इस लड़ाई में कोई इन्फ्लुएंस डायरेक्टली कर सकता है।
रूस को थोड़ा फायदा है। ये लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं प्रेशर हटेगा, यूक्रेन को जो मदद दी जा रही है नेटो कंट्री से उसमें कमी आएगी, और इसी प्रकार से चीन को बड़ा फायदा है, क्योंकि चीन को लगता है कि जिस प्रकार से भारत इसका मिडिल ईस्ट और जल्द अंत यूरोप होता इकोनॉमिक दिख रहा है कॉरिडोर आपको बन रहा था जनरल और सिवाच? BRI के ऊपर एक चैलेंज था, इस जंग का वो जल्द फायदा हो अंत जाएगा होता दिख रहा है अगर ये आपको? सच्चाई नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। ये लगता है बिल्कुल नहीं संदीप, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि अब इजराइल मानने वाला नहीं है। इजराइल हमास को बिल्कुल खत्म करके, चाहे उसकी जो लीडरशिप कतार में बैठी है, सीरिया में बैठी है, बाकी देशों में बैठी है, उसको भी बर्बाद करेगा, और हमास के पूरे ठिकाने जो कि गाजा पट्टी में है उसको बर्बाद करेगा, और ये फेजिस से करेगा। ये फर्स्ट फेज है, जबकि वो सॉफ्टनिंग अप कर रहा है, वो स्ट्राइक कर रहा है एयरक्राफ्ट से भी, मिसाइलों से भी और रॉकेट से भी, मगर एंड में वो ग्राउंड अटैक करेगा। डर यही है कि क्या होगा होस्टेजेस का, और क्या कहीं तो कोलैटरल आप ये डैमेज कह तो रहे ज्यादा हैं, ना हो हाँ, सिविलियंस। ये अब लंबा खिंचता दिख रहा है। ऐसे में विवेक आरजू साहब, और ये हमने पहले भी चर्चा की थी, रूस और चीन का रुख और रवैये पर हमने विश्लेषण किया था। अब वो लगभग खुलकर हमास के साथ दिखाई दे रहे हैं। इजराइल को अभी एम्बेसडर दीपक वोरा कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पर मैं डिप्लोमेसी में भी कुछ शब्द जो इस्तेमाल होते हैं मैं उनका सरलीकरण कर रहा हूं। वो नुआंस्ड अप्रोच दिखाई दे रही है, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो हमास का कोई विरोध नहीं कर रहे, कोई आलोचना, कोई निंदा नहीं, इजराइल की कर रहे हैं, आज़ाद मुल्क की पैरवी कर रहे हैं कि दो आज़ाद मुल्क, एक तरफ इजराइल एक तरफ फिलिस्तीन। तो क्या डायनामिक्स और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का चक्र कुछ एक और आयाम को तलाशता घूम रहा है क्या इस वक्त? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति विभिन्न लेवल्स पर प्ले आउट होती है इन मसलों। एक लेवल है जो कि इजराइल हमास का, वो एक सर्कल मान के चले, उसके इर्द गिर्द है अरब देश और इजराइल। एक और सर्कल है फलस्तीनियों के बीच का सर्कल, फतह और हमास। 3 सर्कल मैंने आपको बताया। चौथा सर्कल है वेस्टर्न कंट्रीज और रूस और चीन का। और भी सर्कल्स हैं। इन सर्कल्स के बीच में जब इंटरप्ले होने लगता है, तब जो रास्ता है उसको प्रिडिक्ट एग्जैक्टली करना मुश्किल हो जाता। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो दूर, उससे हटा नहीं जा सकता। अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं आपको बताऊं। पहला सर्कल लेके चलिए। पहले सर्कल में मुझे लगता है इजराइल ने यह तय किया है कि 7 अक्टूबर की घटना फिर से नहीं घट सकती, चाहे किसकी भी गलती हो। 7 अक्टूबर की घटना वो नहीं होने देंगे। उसके लिए अगर उन्होंने ये फैसला किया है, उस नतीजे पे पहुंचे कि हमास को हर किस्म से हमें खत्म करना है, तो आज के दिन इजराइल का जो राजनीतिक वर्ग है वो एक है। आप देखिए वहां नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है। नेतन्याहू पर इस वक्त कोई निशाना नहीं, या उनकी फौजियों पर या उनकी खुफिया मोसाद पर कोई निशाना नहीं दाग रहा है। तो इसलिए वो एक सर्कल। दूसरा सर्कल जो कि अरब देशों का और इजराइल का है, मुझे लगता है वो क्रिटिकल समय आएगा अगर इजराइल ने वहां जमीनी हमला किया। तब ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन सा देश कहां जाएगा, तब हमें एग्जैक्टली पता चले। और तीसरा सर्कल भी जो कि अमेरिका और चीन और रूस का है, वो भी उसी वक्त इंटरप्ले में आए। आखिरी चीज, फतह और हमास के बीच में भी हमें मालूम है कि किस तरह के नकारात्मक रिश्ते हैं। इस गाजा पट्टी की
को हमास ने हथियाया फतह से, तो सबको मालूम। तो इन चीजों का जो इंटरप्ले होता है, मुझे लगता है वो उस वक्त हमें और खुल के पता चलेगा जबकि इजराइल वहां पे जमीनी आक्रमण करे। आज के दिन सब दुनिया चिल्ला रही है और ये भूल रही है कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ, क्योंकि उससे फोकस शिफ्ट करके अब 2 चीजों पे आ गया है संदीप जी। पहली चीज बुनियादी प्रश्न तो ऐतिहासिक हो जाता है कि आप कहां ले जाइए इसको। जहां पर भी शुरुआत करिए वो एक प्रश्न चिन्ह है, फिर अपने गिले शिकवे हो जाते हैं। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि अब इजराइल ने जो 14 दिन बमबारी की है, जो उन्होंने उत्तरी गाजा पट्टी से 11 लाख लोगों को ढकेला है, जिस तरह अस्पताल पे जहां से भी हुआ अस्पताल में क्षति पहुंची, वो एक समझिए एक डिप्लोमेटिक गेम चलता रहता है। लेकिन बुनियादी जो आपका जो सवाल है कितनी देर तक चलेगा, क्या होगा, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जबकि जमीनी आक्रमण हो। जमीनी आक्रमण होता भी है क्या, तो किस तरफ जाता दिख रहा है एम्बेसडर वोरा आपको? ये जो संघर्ष शब्द बहुत हल्का लोग इस्तेमाल करते हैं, सीधी सीधी जंग है, इट्स ऑल आउट वॉर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आभारी हूँ कि एक बार फिर मुझे मौका मिला है आपसे सीखने का। और बाकी आपने तो एम्बेसडर विवेक काजू को बुलाया है, उनकी जानकारी बेमिसाल है। आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम। बाकी जनरल साहिबान वहाँ बैठे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, आपके जो विशेष जो संवाददाता हैं इस समय इजराइल में। दीपक शर्मिंदा मत करो यार, तीन ही करो, क्या शर्मिंदा कर रहे हो? सर आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं ये सब तो मत करो। अच्छा ओके सर। अरे सर मैं कहता हूँ तुम सर मत कहो, ये क्या? At least we can be light-hearted yeah, in a moment like absolutely. this. और ये आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वहाँ पे सर, एक्सलेंट रिपोर्टिंग ऑन द स्पॉट। अब मैं हमारे 3 तिलंगे हैं, आपके 3 मस्केटियर्स बहुत तगड़े एंड देन यू आर द संचालक सर। आपकी आई डोंट हैव द वर्ड्स, 12 भाषाएं बोलता हूँ लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ करने के। मेरा जो विचार है सर, पिछले 72 घंटों में कुछ नौटंकी अच्छी चली। एक तो आपके चाचा अमेरिका से आए थे वहाँ पर और उन्होंने कहा कि इजराइल को कि भाई जो हमने अफगानिस्तान में गलती की थी आप वो गलती मत करना। यानी हमने तालिबान को ठोक ठोक के भगा दिया। फिर हमने सोचा एक नया समाज, एक नया देश बनाएंगे। 20 साल हमें खूब पिटाई हुई, हम वहाँ से चुपचाप से वापस आ गए। तो आप ये गलती मत करना, उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश मत करना, आतंक को आप वहाँ से मिटा दीजिएगा। वेरी गुड। फिर वापस जाते ही $100 बिलियन की मांग रखी। अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री जो कंपनियां हैं उनके शेयर्स बढ़ गए। बड़ा मजा आ रहा है। अब दूसरी क्या हुई सर, आपकी परदादी की परदादी और मेरी परदादी की परदादी जो न्यूयॉर्क में रहती है, सोती रहती है, खुराटे भर के उठ के कहती है जंग खत्म करो, संयम बरतो। अब वो सो रही थी, एकदम उठी, अरे ये क्या हो रहा है, तो वो भागा गया। वो उनका बेचारा सेक्रेटरी जनरल पहुंच गया वहां पर और बड़ी कोशिश की, आंखों में आंसू भरे, ये नहीं होना चाहिए, ये ह्यूमैनिटेरियन एड। कोई सुनता नहीं है उसकी। वो पहुंच गया वहां पे और फिर उसके जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ते हैं कि दुनिया को मैं बचाऊंगा। वर्ल्ड फूड वाला कहता है मुझे दो, WHO कहता है मुझे दो, यूनिसेफ कहता है मुझे। सब पैसे बनाने के चक्रों में वहां घूम रहे, उसका भी कोई असर नहीं होने वाला। फाइनली सर, अगर यहां पे कुछ करना, ग्राउंड ऑफेंसिव इज नॉट गोइंग टू कम, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होगी इजराइल को, दैट विल बी वेरी हाई। लेकिन सांप का सर, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, सांप का सर तेहरान में है और उस सांप के सर को कुचला जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मेरे पास सिर्फ मेरा असेसमेंट है, वो अफगानिस्तान के जरिए किया जाएगा। अफगानिस्तान की इकोनॉमी, अमेरिकन उनको चुपचाप से पैसे दे रहे हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं। आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर वो तनाव जो पहले था वो अब नहीं है। अमेरिका गाली भी नहीं दे रहा तालिबान को। मुझे लगता है कि सुन्नी तालिबान शिया ईरान पर हमला करेगा। पहले भी उनके आपस में जंग हो चुकी है और इस तरह से ईरान को वो बिजी रखेंगे। जब यह हो जाएगा और जो टोटल लीडरशिप है हमास की, उसको डीकैपिटेट कर दिया जाएगा,
तब इजराइल नेक्स्ट स्टेप लेगा फाइनली सर। तो थिएटर ऑफ वॉर वो उसका स्टेज शिफ्ट होगा और चौड़ा होगा 100% और शिफ्ट भी होगा। और मेन जो होगा उसको समाधान ढूंढने के लिए वो ईरान में होगा। फाइनली एक चीज और कहना चाहता हूं सर, मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान को भगा दिया था क्योंकि अफगानिस्तान के लोग तंग आ चुके थे। मैंने ये सूडान में देखा, राजदूत, मैंने बुर्किना फासो में देखा, मैंने जिम्बाब्वे में देखा, आपने तो ईस्ट पाकिस्तान में भी देखा था 1971। सिविलियंस जब तंग आ जाते हैं कि टाइगर लोग, हमास भाई क्यों हम पे क्यों हमला हो रहा है, आपके कारण दफा हो जाओ यहां से, तब शांति की संभावना। आपने पैसे का भी जिक्र किया और इकोनॉमी का भी। ये शस्त्र अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के अर्थशास्त्र को कितना बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकेगा, नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि ना इजराइल तेल बनाता है, ना गाजा स्ट्रिप में तेल बनता है। पर तब भी $6-7 दाम बढ़ चुके हैं। दैट इज स्पेक्यूलेशन सर। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, तो इसमें नहीं होगा सर, कोई ज्यादा असर नहीं होगा। दुनिया की आर्थिक व्यवस्था ऑलरेडी कमजोर है, एक और उसको झापड़ लगा तो वो तो मूर्छित हो जाएंगे। तो ये कोई नहीं चाहता। अमेरिका अपने मार्केट्स चाहिए, चाइना को चाहिए, सबको चाहिए। रूस का इजराइल इसमें बल्ले बल्ले हो जाएगी आर्म्स इंडस्ट्री की। 100% वो तो हो रही है सर, मैं तो जाके शेयर्स खरीदने वाला हूं। 15वां दिन इजराइल हमास जंग का, लेकिन क्या दरअसल खिलाड़ी पीछे बैठे हैं और वो हमें उनकी रणनीति भी समझने की जरूरत है कि एम्बेसडर वोरा कि एक तरफ अमेरिका है और वेस्ट है और एक तरफ रूस और चीन, यहां पर यह पेशबंदी भी हो रही है क्या? रूस और चीन की जो मोहब्बत है इस समय वो बड़ी टेम्पररी मोहब्बत है। कुछ साल पहले तक तो रूस कहते थे चीन तो थर्ड वर्ल्ड नहीं तो फोर्थ वर्ल्ड कंट्री है। आजकल क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है दोनों के ऊपर, आपस में उनका डार्लिंग हो रहा है, वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। एक चीज़ बहुत अहम है सर कि अफगानिस्तान से जब भागा था जो बाइडन, उसने कहा था कि भाई हमारा फोकस तो एशिया पे है, पिवट टू एशिया की बात का, हमारा फोकस तो चीन और रूस पे है। तो ये कहा मैं अफगानिस्तान में फंसा हूं, वो कह के वो निकल गया था। लेकिन ही इज बैक इन द मिडिल ईस्ट नाउ। मिडिल ईस्ट को वो छोड़ के चला गया था, नाउ ही इज बैक। तो इसका मतलब यही है कि अब वो जाएगा नहीं, अब वो वहां रहेगा और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा। और इसलिए ब्लैक सी में अब तैनाती रूस करता दिख रहा है कि भाई ये तो आकर बैठ गए। ये बैठ गए, मैं भी बैठूंगा, लेकिन वो बैठेगा सीरिया पर, जो भी वो करना चाहता है। इजराइल से उसकी दुश्मनी नहीं है सर, देयर इज अ वेरी पावरफुल जूइश पॉपुलेशन। और जो वो यूएसएसआर वाली जो कंट्रीज थी उन पर जो अपना कब्जा, वो अपनी धाक जमाए रखना चाहता है कि ये रूस, ये अमेरिका घुस गया इस इलाके में, इसको ये यूक्रेन अभी दिक्कत वाला सबब बना हुआ है हमारे लिए। थैंक यू। एंड रशियंस इसको कहते हैं नियर अब्रॉड, ये तो हमारा इलाका है, हमारा तो आंगन है, डोंट यू डेयर कम इन। ये बिल्कुल सही समझे आप, यही हो रहा है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है या काम हो सकता है क्या, उसको पहले से ही प्रीएम्प्ट किया जा रहा है क्या? तो इजराइल हमास जंग पर आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे पास हजारों की तादाद में आपकी राय आ रही है। पवन पाथड़िया हैं, दिल्ली के ही हैं, उनका कहना है हमास का अंत जरूरी है लेकिन आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आतंक खत्म हो लेकिन कोलैटरल डैमेज उसको कहकर और पर्दादारी नहीं होनी चाहिए। राजन गुप्ता प्रयागराज से हैं, कहते हैं युद्ध लंबा चलेगा लेकिन रोकने का प्रयास ना होना चिंताजनक है। अब सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, ये बहुत बड़ा धंधा कारोबार भी है जंग, ये भी हमें समझना होगा। तो चर्चा हो रही है इजराइल हमास जंग की, अब ये जंग किधर जाती दिख रही है? मुझे यही लगता है कि एक तरह की हॉट कोल्ड वॉर या कोल्ड हॉट वॉर चल रही है। ये आगे नहीं फैलेगी, कोई नहीं चाहता कि ये आगे फैले। विकासशील देश जो है वो नहीं चाहते कि एनर्जी प्राइसेस बढ़े, हमारा नुकसान हो। लेकिन इजराइल का एक ही आइडिया है, टनल विजन जिसे हम कहते हैं, हमास को खत्म कर दो, उसका सर कुचल डालो। ये बम्बार्डमेंट जो ये धड़ाधड़ कर रहे हैं सर, ये समय जल्दी आएगा, 2 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, जब सिविलियंस कहेंगे कि बस इनफ, हम हमास को भगा रहे हैं, आप इनके गले काटो, जो करना है, अब हम चाहते हैं शांति अपने एरिया में। जिस दिन ये हुआ आप शांति देखेंगे। तो लोगों की तरफ से ही क्या आवाज उठेगी? यही है अहम सवाल।